हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए का पहले का ए पार्ट है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कार्बन कंपाउंड्स का। कौन से कार्बन कंपाउंड्स का? पहला मीथेन, दूसरा प्रोपेन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। प्रोपेन का होता है C3H8, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इस आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है और ये प्रोपेन के डायग्राम में 3 कार्बन है और टोटल 8 हाइड्रोजन है। बी पार्ट है, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वाई? जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो लो होता है। क्यों? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर कार्बन कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो दो कार्बन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, जिस वजह से वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं एंड देयरफॉर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। Question number 2. The electrons in the atoms of two elements X and Y are distributed in 3 shells having 1 and 7 electrons respectively in their outermost cells. इसमें क्या बता रखा है? दो एलिमेंट है, एलिमेंट X एंड Y। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 3 सेल्स पे। उनका जो आउटर मोस्ट सेल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एलिमेंट X के 1 इलेक्ट्रॉन है और Y के 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका ए पार्ट है, राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो दो ये एलिमेंट है इनका ग्रुप नंबर हमें बताना है। तो आंसर, जो एलिमेंट एक्स है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? एक। और जो वाई है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 7। नाउ बी पार्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स एंड वाई कंबाइन विथ ईच अदर। जब हमारे एलिमेंट एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा एक्स और वाई। सी क्वेश्चन है, विच ऑफ टू इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दो एलिमेंट यही एक्स और वाई हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछा है कि किसकी कौन होगा, तो एक्स एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नाउ थर्ड का ए पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हमें कुछ फ्लावर्स दे रखे हैं और हमें बताना है इसमें से किस में चांसेस है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करे। तो फ्लावर्स कौन से हैं? मस्टर्ड है, पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस। आंसर क्या है? मस्टर्ड और हिबिस्कस। तो जो मस्टर्ड और हिबिस्कस है वो क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बी पार्ट है, लिस्ट द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं। तो आंसर होगा स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट और कार्पेल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन एंड वाई। हमें दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे रखा है, एक स्पायरोगायरा है, एक प्लेनेरिया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा रीजनरेशन से, और रीजन देना है क्यों। ओके उसके बाद है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिजम्स विच कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। उसके बाद हमें एक और ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देना है जो कि सेम प्रोसेस यानी रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करे। सो प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन बिकॉज रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। तो जो स्पायरोगायरा था और प्लेनेरिया था, तो जो हमारा प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन करेगा। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए होती है जो कि प्लेनेरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद भी हाइड्रा भी एक एग्जाम्पल है जो कि रीजनरेशन करता है। ओके नाउ फिफ्थ का ए पार्ट है, व्हाट इज वेरिएशन, लिस्ट टू मेन रीजंस विच लीड्स टू वेरिएशन इन पॉपुलेशन। वेरिएशन क्या है? दो मेन रीजंस बताने हैं जिससे कि वेरिएशन पॉपुलेशन में होता है। आंसर है,
The differences in the traits shown by the individuals of a species is known as variation. किसी भी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ट्रेट्स में कोई भी डिफरेंस होता है उसे वेरिएशन बोलते हैं। जो दो मेन रीजन से, पहला है एरर इन डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए हमारा कॉपी हो रहा था कुछ एरर आ गया हो, या फिर सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। इसके और में बी का फर्स्ट पार्ट है, इन अ क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 प्रोजनी। इसमें क्या है, हम दो फ्लावर लेंगे, एक वायलेट फ्लावर लेंगे और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट लेंगे। इन दोनों प्लांट की क्रॉस करवाएंगे और बताएंगे कि F1 प्रोजनी में कैसे फ्लावर होंगे। तो आंसर होगा F1 प्रोजनी में सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, वायलेट फ्लावर्स होंगे। सेकंड है, if the plants of F1 progeny are self-pollinated then what would be the observed in the plants of F2 progeny। इसमें क्या है कि अगर हमने F1 प्रोजनी में जितने भी प्लांट्स हैं उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 प्रोजनी में क्या होगा। तो गाइस F2 प्रोजनी में जितने भी फ्लावर्स होंगे कुछ वायलेट फ्लावर्स होंगे कुछ वाइट फ्लावर होंगे। F1 प्रोजनी में सारे फ्लावर्स वायलेट होंगे, F2 में वायलेट भी होंगे और वाइट भी होंगे। थर्ड पार्ट है, इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 प्रोजनी, अगर F2 प्रोजनी में टोटल 100 प्लांट्स हमने प्रोड्यूस करे तो कितने प्लांट्स होंगे जो रिसेसिव ट्रेट्स देंगे। तो आप लोगों को पता हो ट्रेट दो टाइप होता है, डोमिनेंट एक रेसेसिव। जो डोमिनेंट होता है वो शो होता है, वो हमें फिजिकली दिखता है, और रिसेसिव हम इस शो नहीं होता। जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 प्लांट विल शो द रिसेसिव ट्रेट्स। उसमें से 25 प्लांट्स कैसे होंगे, रिसेसिव ट्रेट के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए का फर्स्ट पार्ट है, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। इसमें क्या बताना है, इसमें उस रूल का नेम बताना है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब एक स्टेट कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखते हैं। तो आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उस रूल का नाम क्या है, तो बच्चों उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं ये जो हैंड रूल है ये होता क्या है। तो स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे स्ट्रेच रखना है इस तरह की जो हमारा थंब है, फोर फिंगर और मिडल फिंगर परपेंडिकुलरली हो जाए। उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर है वो हमारा पॉइंट करेगा किधर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो सेकंड फील्ड फिंगर है वो कहाँ करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। और जो थर्ड है फिर वो मोशन की तरफ करेगा। फिर थर्ड मतलब आपका थंब। ओके, इस इधर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो डायग्राम है कि जो हमारा थंब है वो किधर मूव कर रहा है, किधर किस डायरेक्शन में है, थ्रस्ट और मोशन की डायरेक्शन में। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और जो थर्ड है वो हमारे करंट की डायरेक्शन में। सेकंड पार्ट है, एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नोड। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है, वो कहाँ प्रोजेक्ट करा है, नॉर्थ के साइड। इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासिस थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब उस अल्फा पार्टिकल की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन रख दे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नॉर्थ में रखा था तो नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की तरफ। तो आंसर क्या है, इन साउथ डायरेक्शन। उसके बाद और में हमारा बी का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सो आंसर अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो बेसिकली जो हमारा ये क्या कहते हैं सोलेनॉइड है वो होता क्या है, एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होती है किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जो कि एक शेप की सिलेंडर में होता है। सेकेंड पार्ट है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोज। इसमें वो पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। जब सोलेनोइड एक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो वो कैसे मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम,
ये बनाना है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में। नाउ सेवंथ का ए पार्ट है, व्हाट इज ओजोन, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या है और ये हमारे अर्थ के अपर लेयर मतलब ऊपरी लेयर में कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद हाउ डज ओजोन इफेक्ट आवर इकोसिस्टम, और ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। सो आंसर है ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या है, तो ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूवी रेडिएशंस स्प्लिट्स सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जो यूवी रेडिएशंस होती है वो क्या करती है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मीन्स O2 होता है उसको स्प्लिट कर देती है, उसको तोड़ देती है। किस में तोड़ देती है, फ्री ऑक्सीजन, मतलब उस जो O2 था अब वो O और O प्लस अलग हो जाता है। उसके बाद जो ये फ्री ऑक्सीजन होता है ये कंबाइन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से और हमारा ओजोन लेयर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं O2 है, O2 को किसने ब्रेक किया, यूवी ने ब्रेक किया, उससे क्या बना, फ्री ऑक्सीजन आइटम से बने ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये फ्री ऑक्सीजन कंबाइन हो गए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 के साथ और O3 फॉर्म कर लिए जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। तो बेसिकली ओजोन लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से जो कि सन की ओर से आती है। ठीक है, और ये यूवी रेडिएशन जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। ओके, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, तो वो बहुत सारे इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसके बाद और में इसका बी का फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। हमें 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बताना है जो कि नेचुरली अकर नहीं है, उसे ह्यूमन ने बनाया। सो आंसर एक्वेरियम, क्रॉपफील्ड और गार्डन्स एक्सेट्रा। तो ये है 3, इसमें से कोई आप 2 लिख सकते हो जो कि ह्यूमन मेड है। एक्वेरियम है, किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया। क्रॉपफील्ड ह्यूमंस ने, गार्डन्स भी ह्यूमंस ने बनाया। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, वी डोंट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन अ एक्वेरियम, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि हम जिस मैनर में, जिस तरीके से एक्वेरियम की सफाई करते हैं उस तरह से हम पॉन्ड की सफाई नहीं करते। क्यों, इसके पीछे रीज़न बताना है। सो अ पॉन्ड इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारा पॉन्ड है जो तालाब है वो नेचुरली इकोसिस्टम नेचर से मिला है, हमने खुद से नहीं बनाया। इट हैज़ डिकम्पोजर्स वेयर इज एन एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो पॉन्ड है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, इसके अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि इसको, जो हमारा पॉन्ड है उसमें जो भी खराबी है, जो भी वेस्ट है उसे वो डिकम्पोज कर देते हैं और हमारा पॉन्ड क्लीन रहता है। बट एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसके अंदर डिकम्पोजर्स नहीं होते, इसलिए हमें नीड है कि हम उसे डेली साफ़ करें जिससे वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। नाउ सेक्शन बी का 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें 2 एडवांटेज बताने हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो हमें बताना है कि हाँ भाई एटॉमिक नंबर के बेस पे हम कर रहे हो तो हमें क्या एडवांटेज हो सकती है। So answer, atomic number is more fundamental property and it decides the properties of an element। जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे कि वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। सो अरेंज ऑफ एलिमेंट बिकम्स मोर सिस्टमेटिक, जिसकी वजह से क्या होता है, अरेंजमेंट बहुत ईजिली हो जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है। नाउ हमारा बी पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एक्स। एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर 13 है एंड वाई का एटॉमिक नंबर 20 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स की क्या होगी, 283 और वाई की 2882। ओके, सो एक्स में पहले ऑर्बिट
पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 और तीसरे में थर्ड। तो ये 2 8 10 हो गया और 3 13 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हमारे फिल्ड हो गए। सेम वाई में देखिए तो वाई में 20 है, तो पहले ऑर्बिटल्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2। इस तरह हमारे 20 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। नाउ नाइन्थ का ए पार्ट, ड्रॉ टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें दो डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर बताना है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब बच्चों यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो वो कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ओके। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स हो, ओके, सिंगली बॉन्डेड 4 कार्बन एटम्स हो। What are these two structures of the hydrocarbon having the same molecular formula? अब हमें दो स्ट्रक्चर बताना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब 4 कार्बन है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। उसके बाद हमें फॉर्मूला भी बताना है और कॉमन नेम भी बताना है और हमें एल्काइन का फॉर्मूला भी लिखना है। सो देखते हैं आंसर। सो हेयर इज़ द आंसर, यू कैन सी यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन बोला था ना, तो हमने यहाँ पे 4 कार्बन बना लिए हैं। और 4 कार्बन से टोटल कितने अटैच है, 10 हाइड्रोजन अटैच है। देन ये आप दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, दूसरा से भी इसमें भी 4 है और इसमें भी टोटल 10 हाइड्रोजन वो है। तो बच्चों जिस एटम्स जो भी मॉलिक्यूल जो भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, अब देख सकते हो जो पहला वाला है वो रिंग में है, सॉरी स्ट्रेट है, और जो दूसरा है वो साइकिल फॉर्म में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम आइसोमर्स बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद बताना था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने हैं, तो बच्चों 4 कार्बन है तो C4 और हाइड्रोजन टोटल 10 है तो C4H10। उसके बाद इसमें बताना था उसका नेमिंग भी करनी थी कि इसका नेम क्या होगा। तो बच्चों आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। तो इसमें 4 कार्बन है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद पूछा है एल्काइन, अगर मतलब मान लो इनके बीच में अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम किसी भी कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, C4H6, यानी 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, H10। इसके और में बी का फर्स्ट पार्ट है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है उसकी और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द बेंजीन इज C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंजीन का होता है वो उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इधर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। Now second question, write the number of single and double covalent bond present in the molecule of benzene। एक बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं और कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हमें इसमें 1 2 3 तो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं, 9, डबल बॉन्ड 3। नाउ थर्ड पार्ट है, विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सिंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके बीच में वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सेम वैसी अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होता है एल्केन, और किसी कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो दे आर कॉल्ड एल्काइंस। तो हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड दैट आर कॉल्ड एल्काइंस, ओके। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो 10th का ए पार्ट है, मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें कुछ मेल पार्ट्स दे रखे, जैसे फर्स्ट है टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड। हमें इनके फंक्शन बताने हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब क्या फंक्शन करते हैं। सो पहला है टेस्टिस, टू प्रोड्यूस मेल गैमिट्स और स्पर्म। जो हमारा टेस्टिस होता है वो मेल
जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है तो वो क्या काम करता है, वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को और स्पर्म्स को। नाउ सेकंड इज स्क्रोटम टू प्रोवाइड लोअर टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जो स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सा टेम्परेचर, हाई या लो, तो लो टेम्परेचर। तो स्क्रोटम क्या करता है, वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो जो वास्ट डिफरेंस होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स में। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड फॉर इजियर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, फ्लूइड होता है उसे सिक्रेट करता है जिससे कि ट्रांसपोर्ट भी ईजियर होता है और वो स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन भी होता है। 11th का ए है थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, an ammeter or voltmeter and a key. Draw this suitable diagram to show the arrangement of these circuit component along with the direction of current flowing. तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमें 3 रेजिस्टेंस दिखाने हैं, रजिस्टर 1 2 और 3, जिसको हम बोल रहे हैं R1 R2 R3। और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, और जो उनका कॉम्बिनेशन है वो कनेक्टेड है एक बैटरी से, एक एमीटर से, एक वोल्टमीटर और एक की से। तो हमें सर्किट डायग्राम बना के इसको शो करना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो हेयर इज आंसर। तो हमने देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 3 रजिस्टर बता रखे हैं R1 R2 R3 जो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। और इधर नीचे हमने सर्किट लगा रखा है एमीटर और यहाँ पे की। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा इसका। तो 11th का बी पार्ट है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ये नेटवर्क है, हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें 4 रेजिस्टर्स लगे हैं R1 R2 R3 और R4। तो प्यारे बच्चों जो रेजिस्टर्स होते हैं वो 2 तरह से अरेंज होते हैं, एक तो पैरेलली और एक सीरीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R2 और R3 पैरेलली अरेंज है। तो पहले हम इनका निकालेंगे देन सबको ऐड करेंगे। तो जो पैरेलल में अरेंज होते हैं उनका फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर हमें R1 R2 और R3 निकालना होगा तो 1 में R2 प्लस 1 में R3। लेट्स किया ये सारे चारों सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे कि हम रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल या सीरीज में। सो आंसर देखते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। पहले सी और डी निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 1 में RCD इज इक्वल्स टू, मैंने बताया ना 1 में R2 प्लस 1 में R3। तो 1/10 आंसर हो जाएगा 1/5। तो RCD हमारा 5 निकल गया। देन हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R4 एंड इसका बीच का निकाल देंगे RCD। तो आंसर हो जाएगा 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो टोटल 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th का ए पार्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स SI यूनिट। हमें इसमें इलेक्ट्रिक पावर को बताना है कि क्या होता है और उसकी SI यूनिट बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। SI यूनिट क्या होता है, वॉट और जूल पर सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड है 2 बल्ब्स रेटेड 100 वॉट्स जिसका वोल्ट है 220 वोल्ट्स एंड 60 वॉट जिसका है 220 वोल्ट्स, वो कनेक्टेड है पैरेलल में। तो हमें बताना है कि इसमें कितना टोटल करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जो ड्रॉन हो रहा है। सो आंसर देख सकते हैं, सबसे पहले हम पहले बल्ब का निकालेंगे देन दूसरे का, उसके बाद टोटल कर लेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू 100 वॉट अपॉन में 220 वोल्टेज इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 220 एम्पियर। सेम सेकंड का निकालेंगे 60 वॉट अपॉन में 220 वोल्टेज, आंसर हो जाएगा 16 अपॉन में 220 एम्पियर। तो जो दोनों बल्ब है वो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला पता है, टोटल करंट कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 220 प्लस 60
प्लस 60/220 एम्पियर, तो आंसर आ जाएगा 160/220। सॉल्व करके 0.73 एम्पियर, जो टोटल हमारा करंट जो ड्रॉन हो रहा है मेन, उसमें कितना 0.73 एम्पियर। इसके और में बी का फर्स्ट पार्ट है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्सप्रेस इट्स mathematically when an appliance of resistance R is connected to a source of voltage V and the current I flows through the application for a time t। हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है कि ये क्या होता है और उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। इसमें हमारा रेजिस्टेंस R दे रखा है, वोल्टेज V, करंट I और टाइम कितना टेकन हो रहा है t। सो आंसर है दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टर। तो बच्चों हमारा जूल्स लॉ ये करता है कि किसी भी रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हीट हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2। तो जो बच्चों ये बी एच है, एच के बाद जो हमारा ए है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अब ये रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बच्चों ये आई के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू आउट। और ये जो जूल्स लॉ जो हीट है वो किसके और प्रोपोर्शनल है, टाइम। तो बच्चों ये टाइम के भी प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है, कौन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा करंट है उसके स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है। ओके, उसके बाद हमें पूछा था ना कि हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है कि आई जो करंट है फ्लो हो रहा है वो आई है, टाइम टी लग रहा है और वोल्टेज वी, तो ये क्या होगा, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, एक्सप्रेशन होगा। सो सेकंड है, अ 50 रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्टेज। एक 50 रेजिस्टर जो है कनेक्ट है एक बैटरी के 6 वोल्टेज बैटरी के साथ। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड। हमें वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिससे कि हीट 10 सेकेंड में हो जाए। सो हमारा आंसर जो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस 5 है, 5 ओम है और टाइम 10 सेकेंड लगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस इनटू में टी। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 72। और किसी भी एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, तो 72 जूल। नाउ 13 का ए पार्ट, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ऑल फूड चेन्स। हमें उन ऑर्गेनिजम्स का नेम बताना है जो कि ट्रॉपिक लेवल जो हमारा फूड चेन है सबसे ऊपर पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, और वो क्यों आते हैं। सो प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, जो हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है सो सबसे फर्स्ट पे आते हैं। क्यों आते हैं, एज दे कैन मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना फूड है वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। बी पार्ट है, वाई आर द ह्यूमन बींग्स मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन। जो ह्यूमंस बींग है वो क्यों अफेक्ट होते हैं बायोमैग्निफिकेशन से। तो व्हेन नॉन डिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गए, डीडीटी एक्सेट्रा, वो हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल को एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद हमें पता है कि ह्यूमंस जो हम होते हैं उस बिल्कुल टॉप पे आते हैं फूड लेवल, फूड चेन के उस पे, जिस वजह से हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सिंपली ये बता रहा है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो हम ह्यूमंस को क्यों इफेक्ट करता है। तो जो हमारा फूड चेन्स होता है उसमें कुछ नॉन डिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होते वैसे केमिकल्स एंटर हो जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स है। आजकल लोग जो किसान होते हैं वो ज़्यादा उसके लिए क्रॉप्स ईल्डिंग के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स में जाते हैं और वही हम खाते हैं तो हमें इफ़ेक्ट करता है। सी पार्ट है, स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम अ नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हमारे इकोसिस्टम में से डिकम्पोजिशन हट गया, अगर एब्सेंस है तो हमें क्या हो सकता है।
तो प्यारे बच्चों, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, जो हमारे केमिकल्स वगैरह तो उन्हें डिकम्पोज करते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो आंसर, effects of absence of decomposers from natural ecosystems are earth would be covered with dead bodies and foul smell। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो डिकम्पोज नहीं होगा तो उससे हमारी बॉडी, जो हमारे अर्थ है, वो डेड बॉडी से भर जाएगी और बहुत ही गंदी स्मेल से। नाउ सेक्शन सी है, उसका 14 क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म by which the sex of individual is determined is called sex determination is decided। तो बच्चों, जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है उसके कुछ लाइंस देख रख के उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज अ पेयर ऑफ सेक्स और क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स कॉल्ड मिसमैच पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज। तो बच्चों, इसमें बताना है, अब हमें पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स दो होते हैं, तो एक्स होगा या वाई होगा। तो इसमें बताना है कौन से पेयर होते हैं सेक्स जो मिसमैच, जो अलग अलग होते हैं। तो कौन से होते हैं? एक्स और वाई। अब इनके साइज में बताना है, तो जो एक्स होता है वो बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। सो वाई इज शॉर्टर देन एक्स। नेक्स्ट है बी पार्ट, आउट ऑफ मेल एंड फीमेल विच ऑफ दीज हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट पेयर विल द गैमेट्स प्रोड्यूस बी ऑफ द सेम काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड। ठीक है, हमें बताया है कि मेल और फीमेल दो हैं, इनमें से किन में परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो बच्चों, जो हमारा मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो परफेक्ट पेयर कौन सा होगा? फीमेल वाला, क्योंकि उसमें एक्स और एक्स होते हैं। अब पूछा, जो ये पेयर होते हैं उनमें जो हमारे गैमिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? तो एक्स और सेम है, तो सेम काइंड ऑफ गैमिट्स। नाउ सी का फर्स्ट पार्ट है, नेम टू एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ऐसे एनिमल का नेम बताना है जिसका जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं किया है, और उसके बाद उनके डिटर्मिनेशन जो प्रोसेस है सेक्स डिटरमिन करते हैं वो प्रोसेस बताना है। तो कौन से एनिमल्स हैं? रेप्टाइल्स और स्नेल्स। रेप्टाइल्स और स्नेल्स वो एनिमल्स है जिनका अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग वुड बी ए मेल और फीमेल। तो बच्चों, जो रेप्टाइल्स होता है उसमें ना जो हमारा एग रहता है, जो मतलब उस पर डिपेंड रहता है उसके टेम्परेचर पे। हमें नहीं पता, जो रेप्टाइल का एग होता है वो जिस टेम्परेचर पे रहेगा वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल। ओके, उसके बाद स्नेल्स में क्या होता है कि दे कैन चेंज देयर सेक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। सो रेप्टाइल्स में क्या होता है? टेम्परेचर पे डिफाइन वो होता है कि भाई टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे उन्होंने सेक्स वो फर्टिलाइज्ड हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो एनिमल डेवलप होगा वो मेल या फीमेल होगा। और स्नेल में वो कभी भी लाइफ टाइम में अपना सेक्स ऑर्गन्स चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है और का, with the help of flow chart only show how sex is genetically determined in human beings। इसमें हमें फ्लो चार्ट के हेल्प से बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में। सो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा, ये एक फीमेल और मेल। फीमेल हमारा एक्स एक्स क्रोमोसोम और मेल में हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम। तो फर्टिलाइज्ड हुआ तो एक क्रोमोसोम मेल का गया एक्स और दूसरा फीमेल का एक्स, तो क्या बना? एक्स एक्स। तो एक्स एक्स होगा तो गर्ल। अब नेक्स्ट में क्या हुआ? एक फीमेल में तो एक्स है तो दूसरा एक्स आया, फीमेल मेल में अब वाई बचा तो वाई आया, तो जो हमारा वो होगा वो क्या होगा? मेल। Now 15 question. A student fixes a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive materials. She places a bar magnet in the center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On the tapping the board gently, she observed that the iron fillings have arranged themselves in a particular patterns. Draw the diagram to show this pattern of iron fillings। तो बच्चों इसमें बेसिकली क्या कर रखा है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक बार मैग्नेट आयरन को रख दिया है, तो उससे क्या होगा? कुछ पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न हमें शो करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं ऐसा पैटर्न बनेगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। सेम इसमें भी वही करना है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट शोविंग द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट एज वेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाना, लेकिन इसमें क्या करना है, डायरेक्शन भी शो करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे दो पोल से साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, इधर नीचे से भी नॉर्थ से साउथ, और उधर साउथ आ रही है और इधर नॉर्थ से बाहर निकल रही है। सो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सेम ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। नाउ सी का पहला पार्ट है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग द फील्ड लाइंस, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड लाइन के को कैसे डिटरमाइन करता है, उसके बाद बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। सो द आंसर इज, by placing a compass needle on magnetic field line, direction of north pole will give direction of magnetic field। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास निडल रखेंगे तो जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। फिर नेक्स्ट है कि जो ये फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इफ़ दे क्रॉस और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इट मीन्स दैट at the point of intersection, the compass needle would point into two direction, which is not possible। तो सिंपली बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन या क्रॉस होगा ना, वहाँ पे जो निडल होगा वो दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को नहीं काटती। इसमें और में सेकेंड पार्ट है, how are the magnetic field lines of a bar magnet drawn using a small compass needle? Draw one magnetic field line each on both sides of the magnet। तो इसमें हमें क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं किसके बार मैग्नेट के, वो ड्रॉ कैसे उन्हें ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद इसमें सिंपली क्या है ना कि जो कंपास नीडल है उसको यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों साइड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी है एक मैग्नेट के दोनों साइड। तो आंसर देखते हैं। टेक अ स्मॉल बार मैग्नेट, एक छोटा सा बार मैग्नेट लेना है, इसे कहाँ रखना है, ड्राइंग शीट की सेंटर पे रखना है, ओके, और उसकी उसकी एक बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है, ओके। सेकंड है, प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ इट्स कंपास निडल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा कंपास रखना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ओके, उसको जो ड्राइंग शीट है उसके बीच पे रख के उसकी एक बाउंड्री बना दी। तो जो हमारी मैग्नेट होगा उसमें एक में नॉर्थ साउथ होगा, एक में पोल साउथ होगा, सॉरी नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो कंपास नीडल है हमें उसे नॉर्थ पोल के पास रखना है। जो मैग्नेट में जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ पे हमें एक नीडल रखना है, ठीक है, और उसकी जो क्या कहते हैं मैग्नेट साउथ पोल ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल, और जो हमारा साउथ पोल होगा वहाँ पे भी एक नीडल रखे, उसको जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल के साइड करना है। सेकेंड है, उसके बाद हमें जो जो हमने दो नीडल्स रखे उनके एंड को मार्क करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नीडल को नए पोजीशन में रखना है, such that the south pole of needle occupies the position previously occupied by the north pole and again mark। उसके बाद जो नीडल था साउथ पोल का उसे हमें क्या करना है, नॉर्थ पोल के साइड रखना और फिर से मार्क करना है, ठीक है। समझ आया, साउथ पोल वाले मार्क करने के बाद साउथ पोल का जो नीडल है हमें उसे नॉर्थ पोल में रखना है नई जगह, फिर वहाँ पे मार्क करना है। इन दिस वे proceed step by step till you get reach the south pole of the magnet, join the points marked to the get a field line और similarly draw one more field line on the other side of the magnet। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है इधर से, यही है डायग्राम, आप ये बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना।